नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टेस्ट पेपर के बारे में। तो टेस्ट पेपर नंबर क्या है, ये 2 है और रुक्मणी की बुक से करा रहे हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ का ये पेपर है। डेली एक टेस्ट पेपर आपके लिए करवाया जाता है इस बुक से। एक पेपर किरण की बुक से करवाया जाता है। डेली आपके लिए 3 से 4 पेपर आपके लिए इस चैनल पर करवाए जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सच मायने में एक सीरियस स्टूडेंट हैं तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अरे गहरे नत्थु गैरों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से आप मेहनत करना चाहते हैं और सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 पेपर, कम से कम 3 से 4 पेपर डेली आपके लिए DRDO MTS के लिए डाले जाते हैं। ओके, चलिए तो समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 35 प्लस क्वेश्चन होंगे और मैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 से 5 बातें आपको बताकर चलूँगा। तो आप सोचिए आपका लेवल कहाँ हो जाएगा। ओके, समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो इसका सही उत्तर है केरल में। जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अब इससे रिलेटेड बातें समझिए। देखिए, इससे रिलेटेड कई सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, ये मैंने एक बना दिया इसका पेड़, और इस पेड़ पर कितने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु के भी कहाँ पर? कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर? कन्याकुमारी में स्थित है। कैसे समझ लीजिए, कन्याकुमारी में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से बनाया गया था। ये इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को रूस देश के सहयोग से बनाया गया था। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है। कितनी है? 2000 मेगावाट। इसको ऐसे लिखा है इन्होंने 2 × 1000 मेगावाट की इसकी क्या है? बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में एक और परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसका नाम है कलपक्कम। कौन सा है? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये भी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी यहीं पर स्थित है। अब बात करते हैं, जब क्वेश्चन आया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र से, तो और भी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनकी बात कर लेते हैं। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र आता है राजस्थान में। कौन सा आता है? राजस्थान में आता है। और राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा। कौन सा है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आर से रावत और आर से राजस्थान, आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में ही है। अब दूसरा जो आता है वो आता है नरौरा परमाणु विद्युत गृह। कौन सा? नरौरा परमाणु विद्युत गृह ये आता है। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के भी कहाँ पर? बुलंदशहर में स्थित है। बुलंदशहर में ये स्थित है। इसके बाद अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात की जाए तो एक आता है काकरापारा। कौन सा आता है? काकरापारा। जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। किस में स्थित है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात के भी कहाँ पर स्थित है? सूरत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सूरत में स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्व का पहला, कौन सा? विश्व का पहला जो परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है रूस में किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये विश्व में स्थापित किया गया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितनी बात कर दी मैंने? 10 से 15 बात मैंने आपको बता दी। तो सोचिए, अगर आपने 35 क्वेश्चंस को कर लिया तो आपका लेवल कहाँ होगा। सारे के सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो चाय उत्पादक राज्य की बात करिए तो उसमें असम राज्य आता है, लेकिन असम इन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसके बाद जो असम के बाद आता है वो आता है पश्चिम बंगाल। ममता दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल है और चाय उत्पादक की बात की गई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको न बताऊं। देखिए, भारत का प्रथम चाय उत्पादक राज्य कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे
अधिक चाय उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है कहाँ पर? असम में। भारत में सबसे अधिक, नोटेड द पॉइंट, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ पर होता है? असम में होता है। असम में चाय का उत्पादन 1835 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? तो 1835, यानी कि 1835 से असम में चाय का उत्पादन शुरू हुआ था। ओके। अब नीलगिरी पर्वत की जो चाय उत्पादन का केंद्र है, जो नीलगिरी पर्वत है, कौन सा? नीलगिरी पर्वत है, इसको चाय उत्पादन का क्या माना जाता है? सेंटर के रूप में जाना जाता है। जो नीलगिरी पर्वत है इसको चाय उत्पादन का सेंटर माना जाता है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और 1835 से यहाँ पर चाय उत्पादन शुरू हुआ, यानी कि इससे पहले भी हुआ था लेकिन 1835 को मेनली लिया जाता है। ओके। चाय का मुख्य उत्पादक देश भारत माना जाता है। भारत सबसे ज़्यादा चाय का मुख्य उत्पादक देश माना जाता है। भारत के बाद अगर बात की जाती है तो इसमें आता है चीन। कौन आता है? चीन आता है। और चीन के बाद बात की जाती है तो इसमें आता है श्रीलंका। कौन आता है? श्रीलंका। तो जो प्रथम 3 देश हैं, प्रथम 3 देश हैं वो हैं भारत, चीन और श्रीलंका का नाम इसमें जरूर आता है। अब बात करते हैं, अब चाय की बात कर ली तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बनते हैं। 2 क्वेश्चन कौन से बनते हैं? चलिए उनको छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है कोडलिंग, फिंगरलिंग, गोसलिंग और हैचलिंग। तो इसका सही उत्तर है हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ किस वर्ग में आता है? तो ये आता है सरीसृप। किसमें? सरीसृप वर्ग में आता है। सरीसृप वर्ग यानी कि जो सांपों वाली रेप्टाइल टाइप की जो प्राणी होते हैं, रेप्टाइल टाइप के जो जानवर, मतलब रेप्टाइल जो जिसमें आते हैं, सरीसृप वर्ग में इसको रखा गया है। मगरमच्छ को किस वर्ग में रखा गया है? सरीसृप वर्ग में रखा गया है। रीजनिंग में आपको एनालॉजी में इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। इस वर्ग के प्राणी कौन कौन आता है इस वर्ग में? तो इस वर्ग में आता है छिपकली। कौन आती है? छिपकली आती है। ओके। तो जो छिपकली होती है वो भी इसी में आती है। अगर सांप की बात करें तो जो सांप है ये भी किस में आता है? रेप्टाइल में ही आता है। अगर घड़ियाल की बात करें तो जो घड़ियाल है वो भी इसमें आता है। और कछुआ की बात करें तो ये भी किस में आता है? रेप्टाइल में ही आता है। तो रेप्टाइल में कौन कौन आता है? रेप्टाइल में आती है छिपकली, रेप्टाइल में आता है सांप, रेप्टाइल में आता है घड़ियाल और रेप्टाइल में आती है कछुआ। तो ये भी आपके रेप्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। और मगरमच्छ का जो बच्चा है उसे क्या कहते हैं? हैचलिंग कहा जाता है। वास्तविक रूप से ये कैसा जंतु होता है? मगरमच्छ होता है ये एक टाइप का कशेरुकी जंतु होता है। कैसा जंतु होता है? कशेरुकी जंतु होता है। इस वर्ग के प्राणी के 2 जोड़ी पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं? 2 जोड़ी पाद होते हैं। जैसे आपने मगरमच्छ के देखे होंगे तो 2 पाद होते हैं, छिपकली के देखे होंगे 2 पाद। पाद का मतलब होता है पैर, यानी कि फुट जो होते हैं। तो कितने पैर होते हैं इनके? इस टाइप के जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके 2 प्रकार के फुट होते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी फेफड़ों से श्वसन लेते हैं। किससे श्वसन लेते हैं? फेफड़ों से ये श्वसन करते हैं। फेफड़ों से जो श्वसन प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, वो किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होते हैं। ओके। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। तो इसके ऑप्शन है जल, समुद्री, वायवीय, आकाश, उभयचर, वायवीय और स्थलीय भूमि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। उभयचर जो होते हैं ये मतलब बिल्कुल अलग है इससे। जो उभयचर होते हैं ये उभयचर क्या हैं? ये जल में और पृथ्वी पर दोनों जगह रह सकते हैं, यानी कि धरा और जल में दोनों जगह रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। तो इसका सही उत्तर बताइए। देखिए, तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अब श्रीलंका क्यों अलग है वो समझिए। जो म्यांमार है, बांग्लादेश है और जो भूटान है, ये एक टाइप के क्या होते हैं? ये द्वीप नहीं होते हैं। कैसे नहीं है? द्वीप नहीं है। क्या नहीं है? द्वीप नहीं है, यानी कि आइलैंड नहीं है। जबकि श्रीलंका की बात की जाए तो एक प्रकार का ये क्या है? आइसलैंड है। क्या है? आइलैंड है। क्या है? आइलैंड होता है। यानी कि द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है अगर चारों बगल से मान लीजिए पानी से घिरा हुआ कोई क्षेत्र होता है। क्या होता है? पानी से घिरा हुआ कोई क्षेत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो जो श्रीलंका है चारों बगल से घिरा हुआ है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? इससे अलग हो गया।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाना निश्चित हुआ है। यानी कि ये 2018 का करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है, इसमें दे नहीं रखा है, रूस। क्या है? रूस इसकी मेज़बानी, रूस ने मेज़बानी की थी 2018 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो रूस ने की थी। किसने की थी? रूस ने की थी। अगर 2014 की बात करें, 2014 की मेज़बानी किसने की थी? तो 2014 की मेज़बानी की थी आपकी ब्राज़ील ने। किसने की थी? ब्राज़ील। 2018 में रूस ने मेज़बानी की थी फीफा के विश्व कप की, फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था, और 2014 की मेज़बानी की थी ब्राज़ील ने। अगर 2022 का पूछ लेता है आपसे, 22 का, तो इसकी मेज़बानी कौन करेगा? इसकी मेज़बानी करेगा कतर। कौन करेगा? कतर करेगा। फीफा क्या है? एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। कैसा होता है? फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है मालवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग और स्पैम। तो इसका सही उत्तर बताइए। देखिए अगर मालवेयर की बात करते हैं तो ये एक टाइप का क्या होता है? वायरस होता है। क्या होता है? वायरस। क्या होता है? वायरस होता है। और वायरसों से तो अब ज़्यादा परेशान चल ही रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है स्पैम। क्या है? इस समूह से संबंधित नहीं है। क्या? स्पैम संबंधित नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला अवैध मेल को स्पैम कहते हैं। स्पैम किस कहते हैं? जो बेफालतू में जो मैसेज आते हैं, आपको मेल्स आते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्पैम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? प्रथम गृह मंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो इसका सही उत्तर है क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम ले रहा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए। अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राष्ट्रपति थे। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। अब बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष भी इनको कहा जाता था। अगर बात करता है प्रथम रक्षा मंत्री की बात करता है, तो रक्षा मंत्री की बात करें तो ये थे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। और शिक्षा मंत्री की बात करता है तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। और रेल मंत्री की बात करता है कि रेल मंत्री कौन थे? पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये थी अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ अली। स्पष्ट बता दूं, पूरी की पूरी वीडियो में कहीं भी मैं लोटपोट नहीं करता, यानी कि कोई बेफालतू की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ स्टडी की। आपकी एक मिनट भी खराब नहीं होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट जो रेल मंत्री थे ये कौन थे? ये थे आपके अरोड़ा आसफ अली। अगर भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की बात करता है, किसकी बात करता है? प्रथम गवर्नर की, तो ये थे सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियामक प्राधिकरण है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियामक प्राधिकरण है, तो इसका सही उत्तर लिखिए। तो इसका सही उत्तर है बैंकों से। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, आरबीआई होती है, इसका जो प्राधिकरण है वो क्या है? बैंकों से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। किसका प्राधिकरण है? बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। अगर आरबीआई एक्ट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? आरबीआई आया है तो पूछना तो पड़ता ही है। आरबीआई एक्ट की बात की जाए तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। कब आया था? 1935 को आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। इसके अधीन 1 अप्रैल 1935 से, कब से? 1 अप्रैल 1935 से, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की थी। किस एक्ट के तहत? तो आरबीआई एक्ट 1934 के
तहत इसकी स्थापना की गई। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, आरबीआई भारत सरकार का बैंकर है। आरबीआई को भारत सरकार, जो आरबीआई है इसको भारत सरकार का बैंकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकर भी कहा जाता है। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास इसके क्या हैं? गवर्नर हैं। कौन? आरबीआई के। ओके। आरबीआई मौद्रिक नीति का भी निर्धारण करता है, यानी कि जो भारत देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो पैसा चलता है यानी कि रुपए चलते हैं, वो भी इसका जो मौद्रिक नीति है, मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है, उसका भी निर्धारण कौन करता है? आरबीआई ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो इसका सही उत्तर है युवराज सिंह ने। किसने? क्रिकेटर कौन से क्रिकेटर थे? तो युवराज सिंह क्रिकेटर ने विश्व कप T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप था। पहला क्वेश्चन ये बनता है इंपॉर्टेंट। युवराज सिंह ने लगाया। अब बात करते हैं, 6 छक्के तो दूसरे प्लेयर ने भी लगाए थे। रवि शास्त्री प्रथम श्रेणी के मैच में 6 छक्के एक ओवर में लगाए थे। अगर प्रथम श्रेणी के मैच की बात करें, किसकी? प्रथम श्रेणी के मैच की बात करें तो रवि शास्त्री ने भी 6 छक्के लगाए हैं। किसने लगाए? रवि शास्त्री ने भी 6 छक्के लगाए हैं। T20 मैच में सर्वाधिक छक्के क्रिस गेल ने अब तक मारा है। अगर क्रिस गेल की बात करें तो अब तक सबसे ज़्यादा इन्होंने T20 मैच में छक्के लगाए हैं। T20 का प्रथम विश्व कप 2007 में भारत ने जीता था, यानी कि 2007 में किसने जीता था? भारत ने T20 का विश्व कप जीता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन है HTTP, URL, HTML और FTP। क्या होता है? FTP। तो इसका सही उत्तर है HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। और इंटरनेट खोलने वाला ये वेब पेज होता है। क्या होता है? इंटरनेट को खोलने के लिए वेब पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? जो रिमोट सेंसिंग था लूनर फर्स्ट उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2008 में। कब किया गया था? 2008 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। ओके, और जो चंद्रयान सेकंड है, चंद्रयान सेकंड को कब किया गया था? तो इसको किया गया था 2019 में। कब किया गया था? नवंबर 2019 में। चलिए, इसके ऊपर तो मैंने पूरा वीडियो दे रखा है, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 329वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है गति, द्रव्यमान, समय और त्वरण, एक्सीलरेशन। स्पीड, मास, टाइम एंड एक्सीलरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंट क्या है इनमें से सबसे अलग? तो बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान बिल्कुल भी इनमें से क्या है? अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये 2015 का क्वेश्चन है, किसी भी मतलब का नहीं है इस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 331, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन है पर्णपाती वन, कटीले वन, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन। चलिए, तो इसका सही उत्तर है पर्णपाती वन, डेसिडियस फॉरेस्ट। जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं? सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार में आते हैं। कहाँ पर? भारत में। पर्णपाती वन जो अपने पत्ते को एक वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। पर्णपाती वन कौन से होते हैं? ऐसे वन जो अपने पत्ते को वर्ष में सिर्फ एक बार गिराते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं। पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतझड़ वन भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतझड़ वन भी इनको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, कटीले वन की बात करें तो जो कटीला वन होता है, कौन सा? कटीला वन होता है। जो कटीले वन होते हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कटीले वन मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उदाहरण के लिए बोल सकते हैं हम बबूल नागफनी। किसको बोल सकते हैं? बबूल नागफनी को बोल सकते हैं। और बात करें ज्वारीय वन की, यानी कि जो
कटीले हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं मेनली। बबूल नागफली इसका उदाहरण है। ज्वारीय वन की बात करें तो ज्वारीय वन में कौन आता है? मैग्रोवा वन। कौन सा आता है? मैग्रोवा वन आता है। और ये तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में पाया जाता है? तटीय क्षेत्र में पाया जाता है जो मैग्रोवा वन होता है। अगर पर्वतीय वन की बात करें, जो पर्वतीय वन होता है तो ये पर्वतीय वन पर्वत पहाड़ क्षेत्र जहाँ पर चीड़, देवदारू, ओक आदि पाए जाते हैं वहाँ पर इनको पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह सेवा प्रदाता यानी कि सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर, उपग्रह सेवा प्रदाता सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? तो इसके ऑप्शन है यूथसेट, ओशियनसैट, इंटेलसैट और एस्ट्रोसैट। तो इसका सही उत्तर है इंटेलसैट। क्या है? इंटेलसैट इसका सही उत्तर है। देखिए, जो इंटेलसैट है उपग्रह सेवा प्रदाता सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है। ओशियनसैट समुद्री अध्ययन से संबंधित है। जो ओशियनसैट है इसमें समुद्र का अध्ययन किया जाता है, और जो एस्ट्रोसैट है इसमें अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से एक और होता है मैटसैट। कौन सा होता है? मैटसैट होता है। और जो मैटसैट होता है ये किससे? मौसम से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? मौसम से संबंधित होता है। दोबारा से रिपीट करता हूँ। इंटेलसैट उपग्रह सेवा प्रदाता, ओशियनसैट समुद्री अध्ययन से संबंधित है, एस्ट्रोसैट नक्षत्रों के अध्ययन से संबंधित है, मैटसैट मौसम के संबंधों से अध्यक्षित है, और एक होता है कार्टोसैट। कौन सा होता है? कार्टोसैट। कौन सा होता है? कार्टोसैट। जो कार्टोसैट होता है ये किसका होता है? ये कार्टोसैट होता है मैपिंग पर आधारित होता है। मैपिंग पर आधारित होता है कौन सा? कार्टोसैट। ओके, इसके बाद आती है बात एजूसैट। कौन सा आता है? एजूसैट। एजूसैट किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा संबंधित उपग्रह है। तो सारे के सारे मैंने सेट आपको बता दिए। इंटेलसैट किससे होता है? इंटेलसैट का मतलब उपग्रह सेवा प्रदाता, ओशियनसैट समुद्री अध्ययन से संबंधित, एस्ट्रोसैट नक्षत्रों के अध्ययन से संबंधित, मैटसैट मौसम संबंधी उपग्रह, कार्टोसैट मैपिंग सटे हुए सैटेलाइट्स होते हैं, और एजूसैट क्या होते हैं? एजूसैट होते हैं शिक्षा संबंधित उपग्रह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल से किया गया था? भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल से किया गया था? तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 1982 से किया गया था। 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुआ था, और ये नई दिल्ली में ही आयोजित इसको किया गया था। एशिया मतलब उसमें भारत ने एक तरीके से भाग ना लिया होगा इस तरीके से। ओके, तो एशियाई खेल 4 वर्ष पर आयोजित होते हैं, यानी कि जिस तरीके से ओलंपिक 4 वर्षों बाद होता है उसी तरीके से एशियाई खेलों का आयोजन भी 4 वर्ष बाद होता है। दूसरा खेल इससे रिलेटेड तो कोई नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 334। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया था? तो इसके ऑप्शन है चंपारण पावरगढ़, पुरातत्व गुजरात, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, एलिफेंटा की गुफाएं, और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम है, इसको क्या किया गया था? इसमें शामिल किया गया था। और जो मानस है ये जो असम है इसमें मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये किसके लिए? यहाँ पर एक और है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर स्थित है, नेशनल पार्क स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत में स्वतंत्रता आई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल का प्रयोग करके? आर्टिकल 152 अनुच्छेद 152 का प्रयोग करके राज्यपाल को उनके पद पर बिठाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो आर्टिकल 153 है इसके अधीन राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यानी कि जो 153 है इसके द्वारा राज्य की जो
कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल के अंदर ही निहित होती है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर राज्यपाल का बात की जाए तो ये संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अपना इस्तीफा अगर देना चाहता है राज्यपाल तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और केंद्रीय गृह मंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर है सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की ये बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये बनी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और राज्यपाल कौन थी? प्रथम अगर राज्यपाल की बात करें तो प्रथम राज्यपाल ये कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश से ही थी। और अगर बात करें प्रथम विदेश मंत्री महिला की बात करें, प्रथम विदेश मंत्री महिला तो ये सुषमा स्वराज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के प्रतिबिंबन और अपवर्तन के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 2 रुपये के सिक्के से बनते हैं। तो इसका सही उत्तर है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील द्वारा 1 और 2 रुपये के सिक्के बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो इसका सही उत्तर है मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए। मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक इनपुट कंप्यूटर होता है और एक आउटपुट कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है गेटवे ऑफ इंडिया। बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट और जोधाबाई का महल, ये तीनों के तीनों आगरा में ही स्थित है। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में भूमिका किसने निभाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में किसने भूमिका निभाई थी? तो इसकी बात करें तो 1998 में 1998 में कब? 1998 में अमर्त्य सेन ने, जिनको क्या हुआ था अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो 436 ईसा पूर्व में कब? 436 ईसा पूर्व में कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसकी स्थापना की थी। किसने? कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसकी स्थापना की थी। और जो प्रथम इसके वाइस चांसलर बने थे वो कौन थे? गोपी संभरवाल नालंदा। कौन गोपी संभरवाल इसके प्रथम वाइस चांसलर बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 343वां क्वेश्चन, कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर है PMFBY। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु उपदेशक मानते थे? तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये किसको मानते थे? तो MG राणाडे। कौन? MG राणाडे को अपना गुरु मानते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है कम दूरी की उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मारा डाला गया था? तो इसका सही उत्तर है बिलाल। कौन? बिलाल शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है जब मानव शरीर के तापमान में शरीर का सामान्य तापमान से अलग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाइपर पायरेक्सिया। नेक्स्ट है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी में डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नस्टर अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से गहन सर्वेक्षण किया था। तो इसका सही उत्तर है
कृष्ण बेबर का ब्लैक होल्स का, जो ब्लैक होल्स हैं इनके जो ब्लैक होल्स है नस्टर अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से इसका गहन सर्वेक्षण किया गया था। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है रेफ्रिजरेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कंठ को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स। क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड यानी कि यौगिक होता है। आईएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम शब्द को याद रखना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2015, ये किसी भी मतलब का नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, हाँ अभी मतलब का है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट है, ग्लासगो में आयोजित, ये कोई मतलब का नहीं है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? क्वेश्चन किए थे हमने एक दो क्वेश्चन को छोड़ के 33 प्लस मान लेते हैं, तो 33 प्लस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने 8 से 10 बातें आपको बताई, तो सोचिए कम से कम आपके 200 क्वेश्चन एक वीडियो से कंप्लीट हो गए। अगर आप इसी तरीके से देखते रहे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। बाकी आप समझदार हैं, आपकी इच्छा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।